मेरी शुभकामनाएं आप सब आलसी बने। आदरणीय श्री हरि जोशी जी के शब्द फलीभूत हों। उनकी 3 रचनाएं आपने सुनी मित्रों, और इस बात को सिद्ध कर दिया कि आप लोग गंभीर व्यंग्य रचनाओं को भी उतने ही प्यार से सुन सकते हैं। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। आदरणीय मित्रों, बस हम 2-3 कवि और बचे हैं। हमारे मंच पर आदरणीय श्री शैल चतुर्वेदी जी जो 4 पीढ़ियों से हास्य व्यंग्य के मंचों पर अपना डंका बजा रहे हैं, मैं जानता हूं आप सब उनको सुनने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन मित्रों, हमारे लिए भी बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हम आने वाली पीढ़ियों को कहेंगे कि हमने शैल जी के साथ रचना पाठ किया है। अपनी अस्वस्थता के बावजूद वो हमारे अनुरोध पर यहाँ पर आए। आईआईटी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं चाहूंगा कि हम उन्हें सुने, हम 1-2 कवियों को, हम बच्चों को वो सुने, आप लोग भी सुने। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले उनके लिए एक सम्मान में जोरदार तालियां बजा दें। मित्रों, आपने जो अभी हरिशंकर परसाई, शरद जोशी जी के इस तरह की व्यंग्य रचनाएं आदरणीय श्री हरि जोशी जी से सुनी, उन्हें सराहा। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं हरि जोशी जी से मिल भी रहा हूं और उन्हें सुन भी रहा हूं। कहीं पुराने पुण्य हैं। मित्रों, ज्यादा भूमिका न बनाते हुए मैं अगले कवि को यहाँ पर आमंत्रित करूं। हमारे बीच में अगले कवि हैं अजय अटपटू जी। 22 किलो की जो भारी भरकम काया है, सबसे कॉर्नर पर बैठे हैं। मित्रों, इन्होंने लाल किले से भी अपनी रचना पाठ किया है। ये बात अलग है कि उस समय लाल किले के आसपास कोई भी नहीं था। मित्रों, देशभक्ति की भावना भी इनमें कूट-कूट कर भरी हुई है, आप देख ही रहे हैं। मित्रों, कारगिल युद्ध के समय ये एक अस्पताल चले गए कि मुझे खून दान में देना है। डॉक्टरों ने बहुत समझाया, लेकिन ये नहीं माने। मित्रों, जिद पर अड़ गए और इनका एक बॉटल खून डॉक्टरों ने लेना शुरू किया। आधी बॉटल भी नहीं ले पाए कि ये बेहोश हो गए। तो बाद में 4 बोतल चढ़ाने के बाद ये होश में आए। तो मित्रों, 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं भाई अजय अटपटू को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि सिर्फ मुस्कुराहट ही तेरी साहिल का इशारा करती है। सिर्फ मुस्कुराहट ही तेरी साहिल का इशारा करती, वरना ये तो रोज आंसुओं के मझधार में डूबते हैं। अजय अटपटू सुनाए, अपनी श्रेष्ठ रचना यहाँ पे प्रस्तुत करें। मेरा आग्रह है, 2-3 कवि और बचे, समय सीमा को भी ध्यान में रखा जाए। इस समय का तो ध्यान रखूंगा, सीमा का ध्यान आप लोग रखें। मित्रों, ये मंच अपने आप में बहुत गौरवमयी मंच है, क्योंकि इस मंच पर शैलदा मौजूद हैं। और आज मेरी किस्मत इतनी अच्छी रही कि अभी एक कवि सम्मेलन से आया, वहां पर हुल्लड़ मुरादाबादी जी थे, उनके साथ काव्य पाठ करने का मौका मिला। और यहाँ आने के बाद में शैलदा मंच पर उपस्थित हैं। तो उस हास्य के हिमालय को प्रणाम करता हूँ, आप सारे लोगों को प्रणाम करता हूँ। और शैलदा के बारे में कुछ कहूँ तो बिल्कुल ऐसा होगा कि जैसे हास्य के हिमालय को आइसक्रीम दिखाने जैसा। आप सभी सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। बहुत कम समय में अपनी बात रखूंगा और मैं ये प्रयास करता हूँ कि चुटकुले मुझे कम पढ़ने पड़े, क्योंकि चुटकुले आप सारे लोग जानते हैं। मित्रों, अपना तो ऐसे ही है, लोग मुझे कवि सम्मेलन में वैसे भी बहुत कम बुलाते हैं, क्योंकि मैं जहाँ कविता पढ़ने चला जाता हूँ वहाँ सुनने वाले भाग जाते हैं।
जहां सुनने वाले ज्यादा पावरफुल होते हैं वहां मैं भाग जाता हूं। आज गलती से फंस गया हूं, कविता तो सुनाऊंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि अब जिसे उठना हो वो मेरी कविता के पहले उठ जाए या मेरी कविता के बाद में उठे, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि भगवान किसी को मेरी कविता के बीच से उठा ले। मैं भी अच्छा खासा बैठा हुआ था, अनंत जी ने मुझे उठा लिया, भगवान ने उनको भी। वैसे जिनको उठाना चाहिए उनको तो उठाता ही नहीं है, संसद की तरफ कभी उसकी नजर ही नहीं जाती है। तो अपना तो ऐसे ही है, हाथ पैर में दम नहीं, फिर भी अपन किसी से कम नहीं। थोड़ी देर पहले रावत साहब कह रहे थे मैं अकेला हो गया। हम सब दुआ करते हैं कि आपको जयललिता मिल जाए, क्योंकि आजकल जयललिता भी चक्कर में है कि मुझे कोई मिल जाए। तो मित्रों, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आ पाया हूँ। तो मैं तो यही कह रहा था कि हाथ पैर में दम नहीं, फिर भी अपन किसी से कम नहीं, क्योंकि बिगाड़ कुछ न सका कोई मेरा जीते जी, सभी को मेरे मरने का इंतजार रहा। अब भला दुश्मन भी मेरा जिंदगी में क्या करता, मैं जब मरा भी तो 2-4 पे सवार रहा। कपड़ा तो ऐसी है, ऐसी कविता बोलिए मन का आपा खोए। बड़ी समझदार श्रोता है साहब, बिना कहे ही सब कुछ समझ जाता है कि ऐसी कविता बोलिए मन का आपा खोए और सुनने वाला 7 दिन सिसक सिसक के रोए। कपड़ा तो साहब ऐसी है साहब। एक बार ऐसा हुआ कि सीधे सीधे कविताओं से छोटे छोटे टुकड़ों से जोड़ना चाहता हूं कि एक बार मुझे मंच पे जोर का चक्कर आया, तो मेरे मित्रों ने मुझे डॉक्टर के अस्पताल पहुंचाया। जांच के उपरांत डॉक्टर ने बताया कि घबराने की कोई बात नहीं, बीमारी कोई खास नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, बीमारी कोई खास नहीं, दरअसल कवि है ना, इसलिए कल्पना में झूल गया था और सांस लेना भूल गया था। कल्पना में झूल गया था और सांस लेना भूल गया था। डॉक्टर बोला घबराने की कोई बात नहीं, कविता सुनाने का मौका नहीं मिला इसलिए बेहोश हो गया, अभी 2-4 कविता सुनाएगा तो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर मेरे सामने बैठ गया, मुझे उसने चैलेंज कर दिया, बोले कविता सुना डाल। ईमान से कहता हूं कि जिंदगी में पहली बार इतना पढ़ा लिखा और ढंग का श्रोता, वो भी मेरे सामने बैठ के मुझे चैलेंज कर रहा है कि कविता सुना डाल। अपन भी जोश में आ गए, जोश में आके अपन ने भी पूरी कविता पेल दी। कविता सुना के अपन तो ठीक हो गए, लेकिन डॉक्टर तो साहब मेरी कविता से अस्पताल में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। नहीं, आप मेरी काया पे मत जाओ, मैं आपको बता दूं देश का सबसे भारी भरकम कवि हूं। कि अस्पताल में ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन आया कि एक मरीज ने अपना ऑपरेशन स्वयं किया। एक मरीज ने अपना ऑपरेशन स्वयं किया और दिल निकालकर नर्स को दे दिया। तो ऐसी घटनाएं होती रहती साहब, हम कवियों के साथ तो अजीब-ओ-गरीब घटनाएं होती रहती हैं। एक हिंदी के प्रोफेसर को एक लड़की से प्यार हो गया और प्रोफेसर का दिल बेकरार हो गया। एक दिन प्रोफेसर ने उस लड़की को रास्ते में रोका और उससे बोले, एक दिन प्रोफेसर ने, आजा भैया तेरी कमी थी। तो एक दिन प्रोफेसर ने रास्ते में उस लड़की को रोका और उससे बोले
हे कंचन काया नयन विशाला, हे कंचन काया नयन विशाला, हे कुसुम कली हे सुंदर बाला, हे कंचन काया नयन विशाला, हे कुसुम कली हे सुंदर बाला, तुम अपनी भाव भंगिमा से अजंता एलोरा की मूर्त गढ़ रही हो, तत्काल बताओ किस महाविद्यालय में पढ़ रही हो। तुम अपनी भाव भंगिमा से अजंता एलोरा की मूर्त गढ़ रही हो, तत्काल बताओ किस महाविद्यालय में पढ़ रही हो। लड़की बोली पास के लॉ कॉलेज में वकालत कर रही हूँ, पास के लॉ कॉलेज में वकालत कर रही हूँ। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि इन दिनों लड़कियों से छेड़छाड़ और बलात्कार वाली धारा ही पढ़ रही हूँ। तो मित्रों ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती है। थोड़े दिन पहले एयरपोर्ट पे गया तो एयरपोर्ट पे एक घटना देखने को मिली कि एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था अचानक सख्त हो गई। एयरपोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था अचानक सख्त हो गई और दुबई जाने वाले एक यात्री की जेब से माचिस की डिबिया जब्त हो गई। सुरक्षा कर्मियों ने पूछा, डर के मारे पसीने पसीने हुए जा रहे हो, बताओ इस माचिस की डिबिया में क्या लिए जा रहे हो। डर के मारे पसीने पसीने हुए जा रहे हो, बताओ इस माचिस की डिबिया में क्या लिए जा रहे हो। फंसा हुआ यात्री पहले सक पकाया, फिर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, बोला साहब थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, मेरे साथ बहुत बड़ा लफड़ा है। साहब थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, मेरे साथ बहुत बड़ा लफड़ा है। मैं बॉलीवुड का ड्रेसमैन हूँ और इस माचिस की डिबिया के अंदर मल्लिका मैडम का कपड़ा है। आजकल हमारे देश का कल्चर ऐसा हो गया है, माचिस की डिबिया के अंदर कपड़े आ जाते हैं। कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि पटना वाला एक नेता ढेरों चारा खा चुका है। पटना वाला एक नेता ढेरों चारा खा चुका है और अब वो पट्ठा दूध देगा, क्या करेंगे आप जी। पटना वाला एक नेता ढेरों चारा खा चुका है और अब वो पट्ठा दूध देगा, क्या करेंगे आप जी। और मल्लिका से जब ये पूछा कितने कपड़े पहनिएगा, मल्लिका से जब ये पूछा कितने कपड़े पहनिएगा, बोली जितना मेरा मन करेगा, क्या करेंगे आप जी। और एक चीज बड़े ध्यान से सुनना, बड़े काम की बात बता रहा हूं कि अपन की कविता पे अगर श्रोता कोई उठ कर गया, चैलेंज कर रहा हूं, आजमा के देख लेना, कि अपन की कविता पे अगर श्रोता कोई उठ कर गया, ये दोनों से सवेरे पूछ लेना, आपको प्रमाण मिल जाएगा कि अपन की कविता पे अगर श्रोता कोई उठकर गया, सपने में लालू मिलेगा, क्या करेंगे आप। अब कवियों से पंगा न लेना, खैरियत जो चाहते हो, कवियों से पंगा न लेना, खैरियत जो चाहते हो, और पूरी कविता पेल देगा, क्या करेंगे आप जी। और सीरियलों ने पत्नियों को इतना जागृत कर दिया, सीरियलों ने पत्नियों को इतना जागृत कर दिया, अब पति बर्तन घिसेगा, क्या करेंगे आप जी। और एक शेर, अपने मन का शेर कि हमारा कल्चर कहाँ जा रहा है, शैलजा के नाम पढ़ना चाहता हूँ, इस पूरे मंच के नाम, कि बूढ़े माँ और बाप तो दालान में खप जाएंगे, बूढ़े माँ और बाप तो दालान में खप जाएंगे, बूढ़े माँ और बाप तो दालान में खप जाएंगे, और एसी में टॉमी रहेगा, क्या करेंगे आप जी। मित्रों, ये हमारे देश का कल्चर होता जा रहा है। कैसे कैसे गाने यहाँ पर आने लगे और हम सारे के सारे लोग वो गाने सुनते हैं, गुनगुनाते हैं। अभी अभी मैं बाहर आ रहा था, एक बच्चा गाना गा रहा था, बोले कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। मैं बोला रोज रोज क्यों नहीं आता।
और इसी गाने में एक लाइन और बोले, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं का जवाब नहीं इसमें। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं बोला, अरे तेरी सुहाग रात है तू घूंघट नहीं उठाएगा तो इसमें IIT वाले क्या करेंगे? तो ऐसे उल्टे सीधे गाने आ रहे हैं। और हमारा कल्चर कैसा कि हम उसको देखते हैं, गुनगुनाते हैं, हमारे बच्चे गुनगुनाते हैं और हम लोग खुश होते हैं। एक घर की घटना बताना चाहता हूं कि एक बाप जिसके बाल सफेद थे, वो अपने सफेद बाल काले करने लगा। नहीं, अभी आपको तो पूरा ही निपटाना है। तो एक बाप जिसके बाल सफेद थे, वो अपने सफेद बाल काले करने लगा। उस घर में उसका छोटा लड़का वो अपने काले बाल सफेद करने लगा। तो बाप को टेंशन हो गया, बोले यार मैं अपने सफेद बाल काले कर रहा हूँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन तू अपने काले बाल क्यों सफेद कर रहा है? तो उस बच्चे ने बड़े प्यार से जवाब दिया, पापा ऐसा है कि घर में एक बुजुर्ग आदमी का होना बहुत जरूरी है। तो मित्रों, ये हमारा कल्चर होता जा रहा है। एक गाना आया था फिल्मों में, चोली के पीछे क्या है चुन्नी के नीचे क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ चोली के पीछे क्या है चुन्नी के नीचे क्या है। शेरदा का आशीर्वाद चाहते हुए गौरवमयी मंच पर आपको बताना चाहता हूँ, इससे तो पूरा देश आशीर्वाद देगा। सुनो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चोली के पीछे क्या है चुन्नी के नीचे क्या है। कि हमारे मोहल्ले का 60 साल का सुरजीत, हमारे मोहल्ले का आत्मा जब जागृत होती तो ऐसे ही होता है कि हमारे मोहल्ले का 60 साल का सुरजीत अपने शादी की 40वीं सालगिरह मना रहा था और चोली के पीछे क्या है चुन्नी के नीचे क्या है वाला गीत बजा रहा था। तभी उसके 8 साल के पोते ने कहा, दादा मैं सब कुछ जानता हूं। हमारे मोहल्ले का 60 साल का सुरजीत अपने शादी की 40वीं सालगिरह मना रहा था और चोली के नीचे क्या है चुन्नी के नीचे क्या है वाला गीत बजा रहा था। तभी उसके 8 साल के पोते ने कहा, दादा मैं सब कुछ जानता हूं। तो इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी दादा का सिर अपने पोते के सामने शर्म से झुक गया होगा। दादा ने बड़े प्यार से पूछा, बेटा तू क्या जानता है? दादा ने बड़े प्यार से पूछा, बेटा तू क्या जानता है? पोता बोला, दादा मैं सब कुछ जानता हूँ, सारी बात पहचानता हूँ। इस चोली के पीछे मेरी माँ का प्यार है, ममता है, दुलार है, और जो रक्त बनकर मेरी धमनियों में बह रही है ऐसे दूध की पवित्र धार है। इस चोली के पीछे मेरी माँ का प्यार है, ममता है, दुलार है, और जो रक्त बनकर मेरी धमनियों में बह रही है ऐसे दूध की पवित्र धार है, और जिसे मैं जन्म जन्म तक उतार नहीं पाऊंगा, ऐसा मूलधन मेरे सर पर उधार है। दादा मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हारी तरह शादी की वर्षगांठ कभी नहीं मनाऊंगा, और मना भी ली तो ये चोली वाला गीत कभी नहीं बजाऊंगा, ये चोली वाला गीत कभी नहीं बजाऊंगा।